हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियांशु तिवारी आज एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। बायोलॉजी में एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं आप सभी के सामने। ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चूंकि आपका सिलेबस जो है वो अभी तक बहुत आगे निकल चुका होगा, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने स्कूल सिलेबस के साथ भी चले। तो हम आज ये एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, आप जब कुछ भी खाना खाते हैं मुंह में सलाइवा बनता है, वो सलाइवा कुछ सेल्स ही बनाती हैं। आप वही खाना जब अंदर जाता है, पेट में HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं। वो सारे जो प्रोडक्शन होते हैं वो सब सेल्स के अंदर ही होते हैं। उसके बाद से जो डाइजेशन होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, उन सब में सेल का डायरेक्टली रोल होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सेल्स को अभी स्टडी कर लें, ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमारा सेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे सेल्स डिवाइड करते हैं। और उसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, कैसे लिविंग मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से सेल बनता है, कैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे प्रोटीन के, फैट के, एटसेट्रा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसके अंदर कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए। बिना एक सेल के ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं माना जाएगा। हमें पता है आपके दिमाग में वायरसेस की कंडीशन आ रही होगी, लेकिन वायरसेस पार्शियली लिविंग होते हैं। वो जब किसी ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाते हैं, तब लिविंग होते हैं, अदरवाइज वो लिविंग नहीं होते। तो इसको हम लिख लेते हैं कि फॉर बीइंग लिविंग an organism must have a single cell. For being living, एक सेल कम से कम होना चाहिए बच्चों। For being living, an organism must have a single cell. ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया और कहां पे ऑब्जर्व किया। ठीक है। और हम स्टडी ऑफ सेल, जैसे कि हम लिविंग मॉलिक्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। फिजिकल फिनोमिना के बारे में हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स कहते हैं। केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। वैसे ही सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, whenever we go for the study of cell we call it cytology, यानी सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो आइए लिखते हैं हम the study of cell, the study of cell is called cytology। ठीक है बच्चों, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले स्पेनिश ओक ट्री में, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले स्पेनिश ओक ट्री के जो बार्क होती है, पेड़ की जो छाल होती है, वो डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था। उसमें सिर्फ सेल की सेल वॉल दिखी थी उनको। तो इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि, और इसीलिए इन्हीं को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। मींस रॉबर्ट हुक को ही हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि रॉबर्ट हुक is known as father of cytology। ठीक है। रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट observed सेल, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। और कहां पे देखा था बच्चों?
किस प्लांट के बार्क में देखा था? इन द बार्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री। इन्होंने सबसे पहले इसे स्पेनिश ओक ट्री के बार्क पे देखा था। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखी थी वो कैसी स्ट्रक्चर थी सेल्स की। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो स्ट्रक्चर देखी थी वो स्ट्रक्चर कैसी थी सेल्स की। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक हेक्सागोन बना लीजिए। जैसे आप साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं वैसे एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, फिर इसका एक साइड कॉमन रखिए आप, और फिर ऐसे ही बहुत सारे हेक्सागोन बनाते चले जाइए। ठीक है जी, ये जो स्ट्रक्चर था ये था एक जो सेल वॉल्स देखी थी उन्होंने, जिसे हम फर्स्ट टाइम कहेंगे कि इन्होंने सेल देखी थी, और इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक बुक में किया है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है उन सेल्स की जो उन्होंने देखी थी। सीन बाय रॉबर्ट हुक। इन 1665 1665 में इन्होंने पहली बार सेल्स को देखा था, और इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर थी जिसे इन्होंने देखा था, और इसका नाम दिया था सेल। सेल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिस लैटिन वर्ड जो है सेलुला, जिसका एक मीनिंग होता है हॉलो कंपार्टमेंट, मतलब खाली रूम, खाली कमरा, और यहीं से उन्होंने सेल का नाम रखा था। चूंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक खाली हेक्सागोन की तरह, खाली रूम की तरह दिखते थे, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। और सेल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सेलुला से आया था, और सेलुला की मीनिंग होती है इंग्लिश में हॉलो कंपार्टमेंट। तो आइए इन सारी चीजों को हम लिख लेते हैं। आप ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि he watched, उन्होंने डेड सेल्स देखा था। ठीक है, क्योंकि बार में जो होता है वो डेड सेल्स का बना होता है, तो उन्होंने डेड सेल्स देखा था। ठीक है, और जो डेड सेल्स देखा था वो स्पेनिश ओक ट्री का देखा था। ये आप ध्यान रखिएगा, जो पेड़ था वो था स्पेनिश ओक ट्री। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वर्ड सेल है वो एक लैटिन वर्ड सेलुला से आया है, जिसकी मीनिंग होती है इंग्लिश में हॉलो कंपार्टमेंट। सेलुला जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसकी मीनिंग जो है वो होती है हॉलो कंपार्टमेंट। ठीक है, इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है हॉलो कंपार्टमेंट। अब चूंकि इन्होंने सबसे पहले सेल देखा था, और सेल को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो ये अपनी बुक एक पब्लिश किए थे जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो उन्होंने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को जब डिस्कस किया था, तो अपनी पहली बुक माइक्रोग्राफिया में ही डिस्कस किया था। तो इसको हम लिख लेते हैं, he first discussed
सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज, ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो तो बाद में हमने देखेंगे, लेकिन जो इसके पीछे हमने स्ट्रक्चर रहा था वो स्ट्रक्चर देखा था, इसे हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया, उस बुक का जो नाम था बच्चों वो था माइक्रोग्राफिया। तो उन्होंने इसे पहली बार देखा था, अपनी बुक डिस्कस किया था माइक्रोग्राफिया। ठीक है बच्चों, इन्होंने पहली बार इस स्ट्रक्चर को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि जब इन्होंने माइक्रोग्राफिया में स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो फादर ऑफ माइक्रोग्राफी आप बहुत जगह ऐसा समझ लेंगे कि रॉबर्ट हुक थे, लेकिन रॉबर्ट हुक फादर ऑफ माइक्रोग्राफी नहीं थे। फादर ऑफ माइक्रोग्राफी जो थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चूंकि इनके पास उस समय का सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप था और इन्होंने बहुत सारे लिविंग सेल्स को, सबसे पहले जो लिविंग सेल्स को जिन्होंने देखा था वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। और इन्होंने स्पर्म को, आरबीसी को, बैक्टीरिया को, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों को, लिविंग सेल्स को उस समय खोजा था। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोग्राफी जो थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जो फादर ऑफ माइक्रोग्राफी थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्हें हम शॉर्ट में एबी लीवेनहॉक भी पढ़ते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। फादर ऑफ माइक्रोबायोग्राफी जो थे वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। और इन्हें क्यों फादर ऑफ माइक्रोबायोग्राफी कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रोटोजुआस का और आरबीसी का, स्पर्म का, उसके बाद से बैक्टीरिया का, ऐसे बहुत सारे लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी इन्होंने। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे इन्होंने स्पर्म्स की, बैक्टीरिया की, उसके बाद से प्रोटोजोन्स की, फिर आरबीसी की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोग्राफी भी कहते हैं। सिंस he discovered sperm cells, उसके बाद से उन्होंने ढूंढा था आरबीसी को, उसके बाद से उन्होंने ढूंढा था प्रोटोजोन्स को, उसके बाद से उन्होंने डिस्कवरी की थी स्पर्म सेल्स, आरबीसी, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरियम्स को। That is why he known as father of माइक्रोग्राफी। इसी कारण से वो फादर ऑफ माइक्रोग्राफी भी माने जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से वो फादर ऑफ माइक्रोग्राफी भी माने जाते हैं। उसके बाद से बच्चों एक थ्योरी आई, जिसका नाम था सेल थ्योरी, जो दो साइंटिस्ट्स ने मिलकर दी थी, एम स्लेडन एंड टी स्वैन।
इन्होंने उस थ्योरी में कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो या तो सेल से बने होते हैं या फिर सेल और उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि अर्थ पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सेल से बने हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से बने हैं। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं कि मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वैन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो या तो सेल के बने होते हैं या फिर सेल के किसी प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं सेल थ्योरी। और क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि अर्थ पे जितने भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑल लिविंग एग्जिस्ट ऑन अर्थ, जितने भी लिविंग बच्चे एग्जिस्ट करते हैं वो या तो सेल से बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा कि वो सेल के प्रोडक्ट से भी बने हो सकते हैं, जैसे कि वायरसेस वो आरएनए से बने होते हैं और आरएनए एक सेल का कंपोनेंट है। एग्जिस्ट ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ वो या तो सेल से बने होते हैं या फिर एंड सेल या फिर इसके प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो थ्योरी दी गई थी वो थ्योरी दिया था मैथियस स्लेडन ने और थियोडोर स्वैन ने। तो हम लिख लेते हैं एम स्लेडन एंड टी स्वैन। ये एक बॉटनिस्ट थे और ये एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये एक बॉटनिस्ट थे, ये एक जूलॉजिस्ट थे। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि चूंकि स्लेडन और स्वान अगर आपको याद है तो बॉटनी का बी पहले आता है, जेड बाद में आता है, यानी स्लेडन बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक तरीका बता दिया कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, लेकिन अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करता है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेल से बने होते हैं। सेल मल्टीप्लाई कैसे करती है, सेल कैसे, मतलब एक सेल है तो एक से दो कैसे आती है, ये अभी हमको आसान लगता है। हमें पता होता है कि एक सेल दो सेल से बनती है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसे किसने कहा था ये अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरी दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि नई सेल कहां से आती है, उसे हम कहते हैं सेल लिनिएज थ्योरी। उसे हम कहते हैं सेल लिनिएज थ्योरी। सेल लिनिएज थ्योरी। इस थ्योरी में बच्चों बताया गया था कि जितने भी सेल्स हैं वो अगर आए हैं तो अपने पुराने सेल से ही आए हैं। मींस कि इसे सबसे पहले तो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। हम ये लिख लेते हैं कि किसने ये थ्योरी दी थी, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि एवरी न्यू सेल, हर नया सेल, न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नया सेल है वो पुराने सेल से ही आता है, मतलब कहीं से नया सेल बनता नहीं, वो पुराने लिविंग सेल से ही आता है, ठीक है। और एक सेल अपनी तरह की ही नई सेल का जन्म दे सकता है, किसी डिफरेंट तरह की सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। यहां तक तो हमने देख लिया बच्चों। अब हम देखेंगे कि सेल्स तो बहुत तरह की होती हैं, सेल्स तो बहुत तरह की होती हैं और
फंक्शंस भी सेल के बहुत तरह के होते हैं। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था अलग अलग तरह की सेल्स को क्लासिफाई करने का, वो था उनके न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बेसिस पे। जो न्यूक्लियस होती है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होती है, और जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो उसके न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बेसिस पे था। तो इसको हम लिख लेते हैं, टू काइंड्स ऑफ सेल्स are found on the basis of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेसिस पे दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोट्स। पहली जो होती है वो होती है प्रोकैरियोट्स, मतलब इमैच्योर। प्रो मींस इमैच्योर, और दूसरी होती है यूकैरियोट्स मींस एडवांस्ड, ठीक है। पहली सेल्स जो होती है वो प्रोकैरियोट्स होती हैं, या फिर दूसरी जो होती है वो यूकैरियोट्स होती है। इसे हम प्रोकैरियोट्स की जगह लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को लिख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद अब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम देखते हैं कि क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होती है यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, फिर हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। क्या ऐसा अलग होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल से। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। सो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसका जो डीएनए होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से घिरा हुआ होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। सो इट्स डीएनए लाइज नेकेड होता है और साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा हुआ होता है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो इसका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है और बिखरा पड़ा हुआ होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। आप इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। इन तीनों में जो सेल पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल
यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास मेम्ब्रेन होती है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, और जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो हम लिख देते हैं इनसाइड न्यूक्लियस। आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो लास्ट वीडियो अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, एकदम कोटा की फैकल्टीज के जो नोट्स होते हैं ठीक वैसे ही नोट्स आपको मिलेंगे। तो ये आप तब तक लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने ये लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे कुछ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स। सो जो लार्जेस्ट प्लांट सेल है वो है एसिटाबुलारिया। एसिटाबुलारिया जो लार्जेस्ट एनिमल सेल है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है बच्चों। जो लार्जेस्ट एनिमल सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। तो हम लिख लेंगे ऑस्ट्रिच एग। और जहां पर बात प्लांट्स और एनिमल्स की हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी बात ना करें। तो जो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होता है वो होता है नर्व सेल। जो हमारा नर्व सेल होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। क्योंकि देखो लार्जेस्ट क्यों होता है, इसको जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। तो ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना जल्दी पहुंचेगा। जो ट्रेन ज्यादा लंबी होती है वो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देर तक टिकी होती है और सबसे ज्यादा जगह लेती है। अगर ये बहुत ज्यादा जगह लेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसे सबसे कम मोशन करना पड़ेगा। इसलिए जो नर्व सेल होता है इसको इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है और इसका साइज इसलिए बहुत बड़ा होता है। तो जो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होता है वो होता है नर्व सेल। अभी तक तो हमने बात की है लार्जेस्ट सेल की। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल पूरी अर्थ पे सेल वो होता है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है वो होता है आरबीसी। ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है बच्चों वो 120 दिन की होती है। बहुत जगह पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये होता है आरबीसी और इसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 दिन की होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम बहुत तरह की सेल्स का शेप देखेंगे और देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनका साइज क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है। प्रोकैरियोटिक्स जो है वो प्री मैच्योर है, वो अभी मैच्योर नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी साइज छोटी होगी। सो द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे लिख लेते हैं, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है वो होती है 0.2 से लेकर के 2.5 माइक्रोन तक। और जो यूकैरियोटिक की साइज होती है, साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक की साइज होती है वो होती है 2 से लेकर के
जो यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है बच्चों, वो होती है एवरेज में अगर हम देखें तो 2 से लेकर 2.5 माइक्रोन तक की होती है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे कैसी शेप्स होती हैं बहुत सारी सेल्स की। तो हम सारी सेल्स का शेप देखेंगे एक एक करके। ठीक है बच्चों, चलिए हम इरेज कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स। यार ये डस्टर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो शेप है वो, सबसे पहले हम एक नर्व सेल का, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, सबसे पहले हम एक नर्व सेल का शेप देखेंगे। ये जो होता है ये एक नर्व सेल का शेप होता है। ये एक नर्व सेल होता है, का शेप होता है ये नर्व सेल। फिर अब हम देखेंगे आरबीसी का शेप। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे गोल गोल दिखाई देगा, लेकिन साइड से देखने पर ये बाई कॉन्केव होता है, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, जो आरबीसी होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो ऐसा दिखाई देता है। इरेगुलर शेप का होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो ऐसा दिखाई देता है। हम लिख लेते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी का शेप है। उसके बाद जो हमारा स्पर्म सेल होता है, स्पर्म का सेल, वो हमको ऐसा दिखाई देता है। ये तो बहुत आसान है भाई बनाना। ठीक है, ये हमारा स्पर्म सेल है। तो ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, सेल्स को, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गेन होते हैं वैसे एक सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो कल हम इन सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं एक सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो एक जो टिपिकल बैक्टीरियल सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जो टिपिकल बैक्टीरियल सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये अब इसके बाद एक लेयर होती है, ये आप साथ साथ बनाते चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा, वरना आप एक बार फिर बना लीजिए, फिर हम इसके अंदर के ऑर्गेनल्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा बनाइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो चलिए, यदि आपने ये बना लिया है तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जो है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल के ऊपर
एक स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है ऐसी, ठीक है, एक स्लाइमी ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है, ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स। हम इसी चैप्टर में बाद में समझेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके ऊपर की जो ये लेयर होती है ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स। इस लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद होती है सेल वॉल, इसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैमरा सही है कि नहीं? हाँ तो बच्चों कैमरा सही है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक इनर फोल्डिंग निकली हुई होती है, और ये जो इनर फोल्डिंग होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं मिजोजोम। मिजोजोम, इसे हम कहते हैं मेसोजोम। उसके बाद सेल्स में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी जितना है ठीक ठाक है। और इसे यहाँ पर एक फ्लैजिला होता है, ठीक है। उसके बाद सेल्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर राउंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये केवल प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो इसका डीएनए होता है वो कहीं साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये नेकेड डीएनए हो गया। बिल्कुल आसान है, साथ साथ बनाते चलिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें होंगे राइबोसोम्स, इधर कहीं राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इस सेल्स में प्रेजेंट होता है हमारा एक इसके बाद प्लाज्मिड प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, फिर पॉलीसोमिक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉलीजोन, ठीक है बच्चों। तो ये सब स्ट्रक्चर है सेल वॉल की, सेल की एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की। इसे आप बना लीजिए और बिल्कुल इसके सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये हाँ देखो बच्चों, एक ये जो ये ऊपर वाली फोल्डिंग्स है ये सेल के रिप्रोडक्शन में बहुत काम करती है, इन्हें हम बताना भूल गए। इसे हम कहते हैं पिलाई। पिलाई जो होती है ये सेल के रिप्रोडक्शन के टाइम बहुत काम करती है, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए के ट्रांसफर में बहुत हेल्पफुल होती है। ये है एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल, इसे आप बना लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कल हम मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ, इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स के एक्सप्लेनेशन के साथ, और कल हम डिफरेंशिएट करेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल को एक यूकैरियोटिक सेल्स के साथ, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।